ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ USA ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਲਿਤ ਝਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ US ਚੀਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਲਲਿਤ ਜੀ, आपका बहुत बहुत स्वागत और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। Thank you for PTC to give me an opportunity to express my views today. ललित जी, अभी PM मोदी भी आए थे और उनके साथ MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर जी। आपने बड़ा क्लोजली सब कुछ कवर किया है जी। और वैसे भी आप क्योंकि वाइट हाउस को भी कवर करते हैं, आपको क्या लगा कि इस पूरी जो उनकी विज़िट थी उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया इंडो US रिलेशन के हिसाब से? ये काफ़ी सक्सेसफुल विज़िट रही है और भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले दिनों में। ये मील का पत्थर क्यों साबित होगा? पहली दफ़ा हज़ारों की तादाद 50,000 से ज़्यादा भारतीय अमेरिकन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ एड्रेस किया। ये एक अनोखी घटना है, आज तक विश्व में कभी नहीं हुआ। वर्ल्ड के जो दो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक वर्ल्ड को मैसेज दिया कि डेमोक्रेसी के जो सबसे ताकतवर नेता हैं दोनों एक साथ आके पूरे कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। और ये इसके साथ ये भी है कि दिस इज़ अ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द इंडियन अमेरिकन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद द प्रेसिडेंट ट्रम्प कमिंग एंड एड्रेसिंग दिस। तो ये एक सबसे बड़ा इवेंट तो ये रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क गए। उन्होंने न्यूयॉर्क जनरल असेंबली को एड्रेस किया, कई कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मीटिंग्स की। उसके साथ विश्व के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके साथ एक के बाद एक धड़ाधड़ काफ़ी मीटिंग की। मुझे नंबर्स तो नहीं ध्यान है, लेकिन करीब 40 वर्ल्ड लीडर्स के साथ उन्होंने एक वीक के अंदर मीटिंग किया। ये दर्शाता है कि और ये इसमें से काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स थी। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से नहीं कहा था, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मीटिंग करने के लिए। ये दर्शाता है कि भारत का जो इमेज है, भारत की जो नीड है और भारत का जो इम्प्रेशन है वर्ल्ड में वो बढ़ता ही जा रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से भारत की इकोनॉमिक पावर बढ़ती जा रही है, भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, लोग भारत की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं और भारत से मित्रता करना चाहते हैं, भारत से मिलना चाहते हैं। जी। अगर GDP को देखें तो नीचे जा रही है, इसलिए कोई शंके जो हैं वो भारतीय लोगों के मन में नहीं खड़े हो रहे कि GDP गिर रही है और कैसे इकॉनमी जो है वो वापस लेके आएंगे? आप GDP की बात करेंगे तो वो भी भारत ने अपना स्टैंडर्ड काफ़ी हाई कर रखा है। जब पूरे वर्ल्ड में डेवलप्ड वर्ल्ड में GDP 1%, 2%, 2.5% के हिसाब से जाता है, तो हमारा GDP 8%, 10% पे आसपास जा रहा था। अब घट के थोड़ा सा इसको क्षणिक कह सकते हैं, क्वार्टर बाय क्वार्टर जा रहा है, तो 7% पे जा रहा है। वर्ल्ड के हिसाब से वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर 7% भी है, 6% भी है, तो अगर वर्ल्ड की अलग दूसरे टोटल में देखें तो भारत उस हिसाब से काफ़ी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत की प्रोग्रेस काफ़ी कम हुई है, क्योंकि हमने अपना स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई रखा है। हमारी नीड्स इतनी ज़्यादा हैं, हमारी बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा, डेवलपमेंटल नीड्स इतनी ज़्यादा हैं कि जिस लक्ष्य पे हम पहुंचना चाहते हैं, जिस गोल पे पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हमें 8 से ज़्यादा % की GDP ग्रोथ चाहिए थी। अभी नहीं हो रहा है, उस पे काम किया जा रहा है, हो सकता है आगे बढ़ता जाए, बट ये क्वार्टर टू क्वार्टर है। अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। और ख़ास तौर पे जो पूरे वर्ल्ड की जो निगाह वो इसलिए लगी हुई थी 370 इन कश्मीर, और उससे पहले जब इमरान खान आए थे तो हमने उनको भी यहाँ देखा और आपने कवर भी किया मिलजुल के। जो भी उसके नतीजे थे वो एकदम लगा कि बहुत ज़्यादा जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो पाकिस्तान की तरफ उनका झुका रहा है, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इंडिया के साथ हैं। और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप का ये अपना स्वभाव है, आप इसको क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इस पॉलिसी या उनकी जो है उसमें ये अपना सब कुछ बरकरार रख सकेंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप के रिलेशनशिप है? जी, प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है। तो अगर आप होलिस्टिकली 2 महीने में देखें, जो US की जो मूव्स रही हैं, US की जो पॉलिसी डायरेक्शन रही हैं, वो अमेरिका के इंटरेस्ट में है, बट वो भारत की जो सामरिक और राजनीतिक
नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसके साथ मिलती है। उसने भारत को सपोर्ट किया है। जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको सपोर्ट कर रहा है कई चीज़ों में। वो 370 भी उसका अभिन्न अंग है। यूएस मानता है कि कश्मीर जो है सो भारत के आंतरिक मामला है, और ये कभी अगर इसके साथ पाकिस्तान की कुछ डिफरेंसेस हैं भारत पाकिस्तान के इशू पे, वो बायलैटरली सुलझाया जा सकता है। इसमें किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप महोदय ने भी यही बात बार बार कही है। उन्होंने कहा अगर दोनों पक्ष चाहते हैं तब हम आएंगे, तब हम दोनों के बीच में बात करने के लिए आएंगे। और भारत का शुरू से ही कई दशकों से यही एक ही स्टैंड रहा है कि बायलैटरल इशू है, तो किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की हमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप न्यूयॉर्क में भी देखें, जो यूएन जनरल असेंबली में जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लीडर्स की जमाघट हुई थी एक सप्ताह के लिए, 10 दिनों के लिए, शायद ही किसी गिनी चुनी 2-3 राष्ट्रों ने पाकिस्तान को 370 और कश्मीर के इशू पे सपोर्ट मिला। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को इतनी कम सपोर्ट मिली है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5 साल से पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान की जो टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, और पाकिस्तान अपनी इस नीति को नहीं छोड़ रहा है, उसके कारण इसको ग्लोबली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, उसमें भारत काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। जी, अगर इसी बात को देखें कि जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है, जैसे आपने देखा कि वर्ल्ड में कहीं भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिली, छुटपुट मिली है, बस उसके मायने कुछ नहीं है। तो आप क्या देखते हैं कि अगर पाकिस्तान वीक होता है वहाँ, क्योंकि चाइना ऑलरेडी वहाँ काफ़ी बड़ी रकम खर्च कर चुका है, तो आप क्या देखते हैं कि चाइना का अगर पाकिस्तान में ज़्यादा जो इंटरफेरेंस है या इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया के लिए कुछ क्वेश्चन खड़े कर सकती है? देखिए, चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अडॉप्ट कर रहा है। उसके क्या इंटरेस्ट है लोगों के जग जाहिर है, बट भारत के लिए पाकिस्तान चाइना, और जो चाइना ने जो एक काम किया है, जो भारत का जो अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, उसके तहत इलीगली अपनी सड़कें बना रहा है, राइट। सो दैट्स वन थिंग जो चाइना को ध्यान में रखना चाहिए। वो कभी ना कभी भारत का अभिन्न अंग बनेगा, उस समय उनके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाई है, उसके लिए उस समय उनको काफ़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जी, मेरे ख्याल में अभी क्योंकि जयशंकर जी उसके बाद भी यहाँ ठहरे हैं, और हमारा कंसर्न है कि ट्रेड के क्षेत्र में और डिफेंस के क्षेत्र में जो बातें हुई हैं, हम उसके बारे में भी आपसे बात करें, क्योंकि यू आर वेरी क्लोजली वॉचिंग द स्टेट डिपार्टमेंट, और जो उस तरह के कमेंट आ रहे हैं, और रशिया के साथ जिस तरह का रिलेशनशिप इंडिया के साथ बन रहा है, और जिस तरह की सैंक्शन बार बार अमेरिका ने दूसरे कंट्रीज़ पे लगाई हैं, और जैसे इराक़ के साथ तेल की बात थी, तो इस एक टाइम पे लगता था कि किस तरह के रिलेशन होंगे। ये बातें हम आपसे करेंगे, बट एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और थोड़ा टाइम और आपका लेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक तो बाद वापस परत के गल करांगे कि ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। साडी गलबात चल रही है ललित झा जी नाल, ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ US चीफ कॉरस्पॉन्डेंट ने। ललित जी, अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं जैसे ब्रेक के जाने से पहले बात कर रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है यहाँ, जैसे उनके कारपोरेट CEOs थे, उनके साथ बातचीत हुई है, और भी कई सारे, बट उनके बाद जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिफरेंट और लीडर्स के साथ बात की है, नैन्सी पेलोसी के बात की है, उन्होंने बायपार्टिजन जो अपना इंडिया का स्टैंड है वो भी उन्होंने शो किया है। तो आप जयशंकर जी की जो ये उसके बाद का जो उनका मुलाकातें हैं, उसको किस लिहाज से देखते हैं?
ये जयशंकर जी यहाँ पे आए और उन्होंने पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार वाशिंगटन डीसी आए। वाशिंगटन डीसी में आके उन्होंने जो यहाँ के 3 इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनसे काफ़ी गंभीर और देर तक मुलाकात की, जिसमें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं एज पर, और जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात बायलैटरल इश्यूज़ पे हुई, मुलाकात रीजनल इश्यूज़ पे हुई, जिसमें कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडो पैसिफिक आता है, और मुलाकात जो ग्लोबल इश्यूज़ ऑफ कंसर्न्स हैं, अफ्रीका हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, और कई इश्यूज़ हैं जिन पे की बातचीत। जब बायलैटरल इश्यूज़ पे डिफेंस इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस रिलेशनशिप है वो बढ़ता ही जा रहा है, उस पे काफ़ी गंभीर, काफ़ी डिटेल से बात हुई होगी, उसकी जानकारी उन्होंने उसको ब्रीफिंग उन्होंने नहीं किया है। इसके साथ साथ जो ट्रेड रिलेटेड इशू है, इस पे भी मुझे लगता है कि कई बात हुई होगी, हालांकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, बट चूँकि ये स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, उसमें उसका क्या उस पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि उन्होंने इस मुद्दे को बातचीत किया होगा। मुझे लगता है ऐसा इसलिए किया होगा कि ट्रेड रिलेशनशिप आजकल स्ट्रैटेजी के साथ कई बार कई जगह पे मिल जाता है, और जो बीच में जो डिफरेंसेस दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड इश्यूज़ पे आई हैं, उस पे अगर रिजॉल्व ना किया जाए तो उसका स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने इस इशू पे भी ओवरऑल ब्रॉडली डिस्कशन किया होगा। हालांकि आपको पता है कि अभी कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस जो हैं सो भारत में हैं, और पीयूष गोयल के साथ उन्होंने कल इसी मुद्दे पे जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसके ऊपर काफ़ी गंभीर से बातचीत की है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में मिले थे, तब भी इस पे ट्रेड इश्यूज़ पे काफ़ी गंभीर से बात हुई थी, और दोनों देशों का यही सीरियस इंटेंशन है, सीरियस काम हो रहा है कि इस ट्रेड इश्यूज़ को जल्द से जल्द कैसे रिजॉल्व किया जाए। और यही चीज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा था कि ये रिजॉल्वेबल हैं और जल्द ही रिजॉल्व होने की संभावना है। जैसे आपने कहा कि जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप हैं उसके बारे में, और ख़ास तौर पे एक दिन पहले ही अभी बात चल रही है कि जो मिसाइल्स हैं अगर रशिया से ख़रीदता है इंडिया, जो उनकी ज़रूरत है एट प्रेजेंट, जो सिनेरियो वहाँ बन रहा है चाइना पाकिस्तान और जो जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, और वो स्टेट डिपार्टमेंट भी ये बात कह रहा है अमेरिका का कि इस तरह की सिचुएशन में इंडिया ना आए क्योंकि सैंक्शंस लग सकती हैं। तो आप सोचते हैं कि ये जो रिलेशनशिप हैं, इन द मीन टाइम डिफेंस जो है अमेरिका का भी साउथ एशिया में बड़ा कंसर्न है और इंडिया का भी है, और आप सोचते हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो सकती है जो प्रेजेंट रिलेशनशिप इंडिया और यूएस के हैं और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के और जो मोदी के हैं? जैसा कि हमने पहले इस ब्रेक से पहले डिस्कस किया था, दोनों कंट्रीज़ अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। भारत का रशिया के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है। भारत की जो आर्म्स और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उसका एक बड़ा ही लार्ज सेगमेंट रशिया उसको फुलफ़िल करता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये तो अपनी हर देश की अपनी अपनी सॉवरेंटी इशू है कि वो उसका अपना डिसीजन है कि वो अपनी आर्म्स कहाँ से खरीद सकता है, राइट। इसके लिए तो कोई भी कंट्री भारत के ऊपर दबाव ना तो कभी डाल सकता है ना डालना चाहिए। ये अब दूसरी तरफ आते हैं यूएस का अपना इंटरेस्ट है, वो अपने सारे जो उसके फ्रेंड्स हैं, एलाइज हैं, उनको कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप रशिया से आर्म्स ना खरीदें, क्योंकि उनको अपनी आर्म्स बेचनी है। उनका रशिया के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप है, वो रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा सकते हैं और लगाने की प्रयास भी की है, लगाया भी है। तो भारत ने जो पिछले 70 सालों में जो अपनी फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व की है, पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट था, अब उससे ज़्यादा इवॉल्व होके ये एक फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस है कि हम अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेंटी को, अपने इंटरेस्ट को अपने बेस्ट रूप से कैसे देख सकते हैं, उस पे हम किसी कंट्री अपने इंडिया के जो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में होगा वही करेंगे, किसी के दबाव में आके हम कोई भी फैसला नहीं करेंगे, और ये इशू इसी में दिखाता है। जी एक लास्ट है, हालांकि वो आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो मेरा फील्ड है, बट सिख मुद्दों पे मैंने देखा है कि आपने 2014 में भी जब सिख डेलीगेशन मिला था वो भी देखा है, अब भी सिख डेलीगेशन ह्यूस्टन में हम इकट्ठे थे,
और हमने देखा है कि मोदी जी ने बड़े गर्मजोशी से सिख डेलीगेशन को वो मिले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सिख डेलीगेशन के बाद जो बातें सामने आई हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक चीज़ आपकी रह गई है वो मैं दूंगा खुशखबरी जल्दी, और वो जाके उन्होंने दे दी कि उन्होंने 8 लोगों को बंदी सिंहों की रिहाई कर दी, और इस तरह के जो साइंस हैं वो आ रहे हैं। बट एक थ्योरी जो है, क्योंकि आप भी ह्यूस्टन में थे और मैंने भी देखा है, और ख़ास तौर पे जो संदीप धालीवाल की वहाँ मर्डर हुआ, उनका कत्ल हुआ है, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में एक चीज़ जो है वो कुछ लोग इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि जो सिख हैं वो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो ब्लेंड होके वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। कि आप अपनी एक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं एक तरफ, तो कि सिख पगड़ी की हमारी पहचान की प्रॉब्लम है, और जब आप उसमें ब्लेंड होते हैं तो आप ईज़िली लोगों को ये बता रहे हैं कि वी आर पार्ट ऑफ दिस बिग नेशन और द अदर कम्युनिटी। तो आपको इसके बारे में कैसे सोचते हैं? हालांकि सिक्स ऑफ अमेरिका, जसदीप सिंह जैसी, और इन लोगों ने काफ़ी काम किया है, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन, खालसा जी इसके साथ जुड़े हुए थे, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, डिफरेंट टाइम पे उन्होंने मेमोरेंडम दिए हैं, और ये सिख मसले जो हैं उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरा क्वेश्चन लंबा है, बट इसमें छोटी सी बात यही है कि हाउ यू सी दोज प्रोटेस्ट, और जो सिखों को मिल रहा है उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट का जो जेस्चर्स है टुवर्ड्स सिख कम्युनिटी, हाउ यू सी दिस? जी, आप खासकर इस प्रधानमंत्री का जब जो पिछले 5 साल में जितनी दफ़ा ये अमेरिका आए हैं, ही हैज़ मेड इट ए पॉइंट कि सिख डेलीगेशन के साथ मिलते ही नहीं है, वो सिर्फ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, मिलते ही नहीं है, उनके साथ जितना समय देते हैं उससे एटलीस्ट डबल उनके साथ बैठ के उनके साथ बात करते हैं। और फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, इन सब मीटिंग्स में उनकी बातों को सुनते हैं, और सुनने के बाद उनके जो ग्रीवेंसेस होते हैं, उनकी जो विश लिस्ट होती है, जब वो भारत वापस जाते हैं उस पर सीरियसली, ऑनेस्टली और सिंसियरिटी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। और जहाँ तक ये विद्रोह प्रोटेस्टर्स का मामला है, तो मुझे नहीं लगता कि जो मेजॉरिटी ऑफ सिख्स है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ सिख्स है, वो मेन स्ट्रीम के साथ है, राइट। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे डोंट रिप्रेजेंट द रियल सिख्स। जो इवन जो सिख के वॉइस नहीं है, वो दे डोंट रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द सिख्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उनकी एक अपनी अलग किसी के हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हों, या उनका एक वेस्टेड एजेंडा है कि जो हिस्टोरिक रिलेशनशिप रही है हिंदूज़ और सिख्स के बीच में, सिख्स ने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फाइट अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिज़म, उससे इश्यूज़ को डाइवर्ट किया जाए। आप क्यों देखते हैं कि एक ही इंडिविजुअल जो है, सो भारत में कुछ भी हो जाए उनका एक ही रीज़न होता है प्रोटेस्ट करने का। इट ऑल रिफ्लेक्ट्स कि उनका एक वेस्टेड एजेंडा है, वेस्टेड इंटरेस्ट है इन चीज़ों को जो आगे अलाइव रखने के लिए। सिख इनका मेन स्ट्रीम सिख से कोई मतलब नहीं है। दे आर नॉट they don't represent the interest. They are not protecting the interest of the Sikh community. Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया। एक और क्वेश्चन लास्ट, उसमें लास्ट में जो आपने कहा था कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का क्वेश्चन, जो सिक्स जो विक्टिम्स रहा है यूएस में आफ्टर पोस्ट 9/11, दैट हैज़ बीन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, राइट। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें और ऐड कर रहे हैं, उस मिस्टेकन आइडेंटिटी केस में उसको ऐड कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कम्युनिटी एट ऑल। जो हम 9/11 से जहाँ चले थे कि हम वो नहीं हैं, हम वहाँ ही वापस आ गए अब फिर इस बात पे कि हम ख़ास तौर पे जो प्रोटेस्टर हैं उनमें से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग हैं, तो हम उस स्टेट के साथ जुड़ते जा रहे हैं जो पहले ही अमेरिका की तरफ से और दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से कई बार उसको टेररिस्ट स्टेट जो है पहले ही घोषित किया जा चुका है। तो इस लिहाज से सो यू आर एग्री विद इट कि ये इस तरह के जो हम यू टर्न मार के वापस जा रहे हैं। लेकिन सिखिज़म का फाउंडेशन कहाँ से हुआ था? इट वाज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम इस्लामिक इन्वेडर्स, राइट। और उन्होंने सक्सेसफुली किया भी उस चीज़ को। तो
जिस कौम की फाउंडेशन ही उसी बुनियाद पे है, इट कैन नॉट बी सीन अलाइंड विथ रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कहते हैं, भारत में भी लोग कहते हैं, बिकॉज भारत और जो अमेरिका है दोनों इसके विक्टिम हैं। जी। लास्ट था कि संदीप धालीवाल डिप्टी शेरिफ की मौत हुई है। हम मीडिया के लोग हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं, यहाँ भी होती हैं, जो इस तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस के या हमारे जो लोग हैं वो हमें बचाते हैं, पुलिस वाले या दूसरे लोग। तो आपने जो देखा, जितना बड़ा इस देश ने उसको फेयरवेल दिया है संदीप धालीवाल को, हाउ यू सी दिस, व्हाट वाज द रीज़न यू सी बिहाइंड दिस के इतनी बड़ी उसको जो फेयरवेल दी जा रही है, उसके नाम पे वहाँ एक कई चीज़ें रखी गई। दिस इज़ वाई दिस कंट्री इज़ सो ग्रेट। जो काम करते हैं, जो इन सब चीज़ों को डिज़र्व करते हैं, उनको प्रॉपर एट्रीब्यूशन किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। ये इसी कारण से ये देश इतना काफ़ी देशों से काफ़ी आगे है, वर्ल्ड का सुपर लीडर है, राइट। दे केयर फॉर द ह्यूमन बीइंग, दे केयर फॉर द सिटीजन्स, राइट। और ख़ासकर जब माइनॉरिटीज़ होते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा केयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਲਿਤ ਝਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁੰਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ PTC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।